Good morning. This is Dr. Hansa Das, Assistant Professor, Department of History, निर्मला कॉलेज रांची। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 17th सेंचुरी क्राइसिस इन यूरोप। यूरोप में जो 17वीं शताब्दी का संकट आया, इसी संकट की हम लोग विवेचना करेंगे अलग अलग अप्रोचेस में, अलग अलग थियोरीज में। तो ये संकट क्यों आया, कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, ये सभी चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे जब हम अलग अलग थियोरीज को समझें, जिन थियोरीज के हिसाब से 17th सेंचुरी क्राइसिस को डिफाइन किया गया है। तो ये एक 2 पार्ट लेक्चर सीरीज़ है जिसमें पार्ट वन और पार्ट 2 दोनों में हम लोग थियोरीज ही पढ़ेंगे। पर पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि 17वीं शताब्दी का संकट एक आर्थिक संकट कैसे था, और लेक्चर सीरीज़ का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम 17th सेंचुरी के क्राइसिस को या संकट को एक राजनीतिक अपहीवल, एक पॉलिटिकल अपहीवल मानते हैं, या फिर हम लोग जो मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण है उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि इन सब से परे 17वीं शताब्दी का जो संकट था उसने जीवन के अन्य पहलुओं को भी काफ़ी प्रभावित किया, वो सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस फर्स्ट अप्रोच को देखते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप के कई भागों में जिस विस्तार की शुरुआत हुई थी वह 1600 से 1620 के मध्य समाप्ति पर आ चुकी थी। कई भागों में धीमा विकास नजर आया, कई क्षेत्र गतिहीन हो गए और कहीं कहीं पूर्ण रूप से पतन हुआ। 16वीं शताब्दी में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र और व्यापार इटली के सिटी स्टेट से हटकर स्पेन और पुर्तगाल में स्थापित हो गया था, और उसके बाद उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे हॉलैंड और इंग्लैंड में लगभग 1 शताब्दी के कृषि विस्तार और व्यापार वाणिज्य उद्योग में विस्तार के पश्चात 17वीं शताब्दी में यूरोप आर्थिक दबाव और संकुचन का साक्षी बना। 1600 के बाद कृषि से सहायता न मिलने के कारण वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। यूरोप के कई भागों में विद्रोह, संघर्ष, युद्ध के साथ साथ कई राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अंत हो रहा था। जनांगीय रुझानों से यूरोप के कई भागों में विकासहीनता और गतिरोध नजर आ रहे थे। कई विद्वानों ने इसे 17वीं शताब्दी का संकट कहा है, और यूरोपीय संकट के इस काल में मेडिटेरेनियन राज्यों का पतन मुख्य रूप से प्रतिबिंबित होता है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग अलग अलग अप्रोचेस के द्वारा इस संकट को समझने की कोशिश करेंगे। तो 17वीं शताब्दी के संकट को 4 अलग अलग अर्थों में समझा गया है। एक सामान्य आर्थिक संकट, एक सामान्य राजनीतिक संकट, तीसरा है पूंजीवाद के विकास में संकट जो कि आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, और चौथा है एक संकट जिसने मानव जीवन के हर पहलू को या हर पक्ष को प्रभावित किया। तो इस लेक्चर सीरीज के पार्ट 1 में हम लोग पहला अप्रोच देखते हैं, एक सामान्य आर्थिक संकट। 17वीं शताब्दी का संकट एक सामान्य आर्थिक संकट के रूप में। यह संकट आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से सामने आया। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स इस संकट से उबर कर आ पाए और उन्होंने यूरोप की आर्थिक कमान संभाली। इंग्लैंड हर बाधा को पार करके विश्व का पहला औद्योगिक पूंजीवादी देश, विश्व का कारखाना बना। फ्रांस में औद्योगिक पूंजीवाद एक शताब्दी बाद आया, और पोलैंड, स्पेन और इटली में उसके भी बाद। हॉलैंड भी इस समय समृद्ध था। यहाँ आप कहोगे कि हम लोग क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें प्रॉस्पेरिटी बीच में कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे रीजन्स जो थे वो इस समय फ्लरिश कर रहे थे, और इसीलिए आप देखोगे कि सिपोला ने टिप्पणी की है कि 17वीं शताब्दी स्पेन, इटली और जर्मनी के लिए काली शताब्दी थी। फ्रांस के लिए धुंधली, हॉलैंड के लिए स्वर्ण और इंग्लैंड के लिए चांदी का युग था। तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन्स पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ा था, पर इन जनरल हमें एक संकट का भान अवश्य हो रहा है।
तो 17वीं शताब्दी स्पेन और इटली में संकट का काल था और पूरे आभ्यंतरिक विश्व में पतन नज़र आ रहा था। फिर एक और स्कॉलर है हमारे पास, नील स्ट्रेंसगार्ड। इनका मानना है कि यूरोप में उत्पादन में प्रतिगमन और विकास की दर में गिरावट आ रही थी। जनसंख्या, कृषि, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी प्रभावित हो रहे थे। फिर आपके जॉन डी व्राइज हैं। जॉन डी व्राइज का कहना है कि माल्थूसियन संकट अर्थात जनसंख्या में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इस समय कृषक उत्पादों के मूल्य सबसे अधिक बढ़ रहे थे, जबकि लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही थी। लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रहा था। कई क्षेत्रों, मुख्य रूप से मेडिटेरेनियन में भूमि आदमी अनुपात या जिसको हम लोग मैन लैंड रेशियो बोलते हैं, उसमें असंतुलन के वजह से कठिनाइयां जो है वो बढ़ रही थी। 16वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के बाद 17वीं शताब्दी में लगातार पतन हो रहा था। जनसंख्या में गिरावट का कारण 30 वर्षीय युद्ध को माना गया है, जिसने मध्य यूरोप को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था भी विस्थापित हुई। उसके बाद आप देखोगे कि अन्य कारण भी थे, जैसे महामारी है, प्लेग है, चेचक, टाइफस, इन्फ्लुएंजा और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान में कमी। इन सब चीज़ों की वजह से भी एक डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा था, जनसंख्या में गिरावट आ रही थी। 1600 के लगभग आप देखोगे कि कस्तील जो है उसको भी प्लेग ने प्रभावित किया था। चीज़ों की आपूर्ति कम हो रही थी और मूल्य बढ़ रहे थे। यहाँ पे फिर से एक पॉइंट लाना चाहूँगी कि आम आदमी का जो परचेजिंग पावर था, वो परचेजिंग पावर वो धीरे धीरे कम हो रहा था। दे वर नॉट एबल टू परचेज थिंग्स प्रोडक्शन के बावजूद। तो चीज़ों की आपूर्ति कम हो रही थी और मूल्य बढ़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी जनसंख्या प्रभावित हो रही थी। इस काल में कृषि पिछड़ा हुआ था और वर्षा और तापमान में भी अस्थिरता थी। इन सब की वजह से पूरे यूरोप में निर्वाह संकट उत्पन्न हो रहा था। निर्वाह संकट यानी जिसको हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो एक तो आपका डेमोग्राफी में डिक्लाइन हो रहा है, उस प्लस आप देख रहे हैं कि कृषि जो है वो भी इस पीरियड में पिछड़ी हुई है। कृषि के पिछड़े होने की वजह से कोई औद्योगिक डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है और इसीलिए इन सब को कोट अनकोट निर्वाह संकट या सब्सिस्टेंस क्राइसिस का नाम दिया गया। और आर्थिक मंदी ने यूरोपीय व्यापार और वाणिज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया। जैसे आपसे मैंने कहा कि कृषि पिछड़ा हुआ था, उत्पादन कोई खास नहीं हो रहा था, तो इसका प्रभाव जो है वो व्यापार और वाणिज्य पर भी बुरा पड़ रहा था। द यूरोपियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाज हिट बाय डिप्रेशन। और अगर आप जनांकिकीय रुझान देखें और कृषि मूल्यों को देखें, तो जनांकिकीय रुझान और कृषि मूल्यों और उत्पादन ये सभी संकेत दे रहे थे कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से दोषपूर्ण थी। जलवायु परिस्थितियाँ, जनसंख्या का दबाव और लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं होना इस दोषपूर्ण स्थिति के कारण थे। तो अब जब हम लोगों ने इस थियोरी को पूरा इवैल्यूएट कर लिया है कि क्या 17वीं शताब्दी का संकट एक आर्थिक संकट था, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है। पॉपुलेशन इज सीवियरली बीइंग हिट बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लिमिट होता जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखे। एक तो आपका क्लाइमेटिक चेंजेस है या फिर आपका नेचुरल कैलामिटीज़ है। इन सब की वजह से भी पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन है उनके पास भी परचेजिंग पावर बहुत कम है। तो कृषि भी पिछड़ा हुआ है, वाणिज्य व्यापार में भी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये पहला पहलू था 17वीं शताब्दी के संकट का, जिसको हमने देखा। इस लेक्चर सीरीज का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग 3 अन्य थियोरीज को देखेंगे, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। हम लोग देखेंगे एक राजनीतिक संकट के रूप में, दूसरा देखेंगे मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है 17वीं शताब्दी संकट का, और
तीसरा हम लोग देखेंगे कि इन जनरल 17वीं शताब्दी के संकट ने किस प्रकार से जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। थैंक यू वेरी मच।